नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग एसिड बेस सॉल्ट के सेकंड लेक्चर में फिर उपस्थित हुए हैं। आज हम आपको ये बताएंगे कि एसिड और बेस के प्रॉपर्टीज में क्या डिफरेंट है। कल जो फर्स्ट लेक्चर हमारा था एसिड बेस सॉल्ट का, उसमें हम लोग केवल ये पढ़े थे कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है। फिर एसिड को डिफिनीशन में आर्हेनियस ने कैसे बताया और लुईस ने कैसे बताया। तो ये आगे चलकर बड़े क्लास में जो है बीएससी में, इंटर में एसिड के जो डिफिनीशन है वो चार लोगों के अकॉर्डिंग डिसाइड हो जाते हैं। एक आर्हेनियस के अकॉर्डिंग होते हैं, और एक जो आपका ब्रॉन्स्टेड और लॉरी के अकॉर्डिंग होता है, और एक लक्स फ्लड के अकॉर्डिंग होता है, और एक जो है आपका जो है लुईस के अकॉर्डिंग होता है। लेकिन हाई स्कूल का जो स्टैंडर्ड है वो आर्हेनियस और लुईस, केवल हम दो टॉपिक आपको बताए हैं कि आर्हेनियस के अनुसार जब कोई सब्सटेंस वाटर में डिजोल्व होकर हाइड्रोजन आयन देता है तब वह एसिड होगा। यदि वही सब्सटेंस कोई दूसरा सब्सटेंस हो जो वाटर में डिजोल्व होकर हाइड्रोक्साइड आयन देता है तो उसको जो है हम लोग जो है बेस बोलते हैं। तो ये आर्हेनियस की डेफिनेशन हो गई। लेकिन जो लुईस की डेफिनेशन है, लुईस का डेफिनेशन ये बोलता है कि जब कोई कंपाउंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का डोनेट करता है, यानी कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, तब हम उसको जो है लुईस बेस बोलते हैं। और जब कोई कंपाउंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, यानी कि ग्रहण करता है, तब वो लुईस एसिड होता है। तो केवल दो डिफिनेशन हाई स्कूल के लेवल को ही हम लोग जानेंगे यहाँ पे, आर्हेनियस और लुईस। और ब्रॉन्स्टेड और लॉरी जो है, और एक आपका लक्स फ्लड है, ये दोनों जो है हायर लेवल में आते हैं। अब इसके बाद हम लोग कल ये भी पढ़ लिए थे कि एसिड बेस में जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, वीक बेस होते हैं, ये सब हम लोग क्लियर कर लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे एसिड और बेस में डिफरेंट, एसिड और बेस में डिफरेंट। देखिए यहाँ दो चीजें हैं। अगर एसिड और बेस में डिफरेंट पूछा जाता है तो भी हम इस तरीके से काम कर लेंगे, और अगर हमसे कभी स्पेशली ये पूछा जाता है कि एसिड के प्रॉपर्टीज बताइए या बेस की प्रॉपर्टीज बताइए, तब हम लोग क्या करते हैं, उसके केवल एक ही पॉइंट को करते हैं। और जब डिफरेंट पूछ लेता है तो दोनों तरफ हम एसिड बेस कर देते हैं। ठीक है, तो पहला देखिए हम थोड़ा शॉर्टकट में लिखेंगे और आप लोग इसको थ्योरी में आप बदल कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। तो पहला क्या है, एसिड। एसिड जो है ये स्वाद में खट्टे होते हैं। एसिड जो है स्वाद में क्या होगा, खट्टा होगा। और ये क्या होगा, बेस, ये आपके स्वाद में तीखे होते हैं। ये आपके क्या होते हैं, स्वाद में तीखे होते हैं। तो ये सेंटेंस आप जोड़ सकते हैं कि जो एसिड होता है ये स्वाद में खट्टे होते हैं, और ये जो बेस होता है ये स्वाद में तीखे होते हैं। दूसरा, अगर लकड़ी है या त्वचा है, और स्किन, लकड़ी, वुड, सब इंग्लिश हिंदी इतना आपका कॉमन मालूम है, और लकड़ी और आपका त्वचा हो गया। इसके बाद कपड़े, अगर इन सब पर एसिड पड़ जाए तो ये उसको क्या करेंगे, नष्ट कर देंगे। यदि आपका लकड़ी, त्वचा, कपड़े पर अगर एसिड पड़ जाए तो ये उसको क्या करेंगे, नष्ट कर देंगे। और यहाँ एक चीज और लिख दीजिएगा, लोहे, आयरन, इन सबको ये नष्ट कर देंगे। और इसमें भी क्या है कि जो क्षार होते हैं ये भी लकड़ी, त्वचा और कपड़े और लोहे को नष्ट कर देते हैं। अब ये जो नष्ट करते हैं इसी को हम लोग प्रॉपर्टीज को संक्षारण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संक्षारण। संक्षारण यानी कोरिजन। जैसे आपने देखा होगा कि लोहे की कोई वस्तु रखी हो
तो बारिश में धीरे 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 उसमें एक ब्राउन कलर की लेयर बन जाती है, जिसको हम लोग कोलिजन बोलते हैं, यानी कि संक्षारण यानी जंग लगना। तो जो एसिड और बेस होता है, इन दोनों में कोलिजिव प्रॉपर्टीज होती है। ये लकड़ी को, त्वचा को, कपड़े को अगर ये कहीं भी पड़ जाएंगे तो ये उसको धीरे 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 नष्ट कर देते हैं। एक हम आपको एग्जाम्पल बताते हैं, जैसे गाड़ी मोटर में बैटरी लगती है और घर में इन्वर्टर में जो बैटरी साथ में होती है, तो उस बैटरी में जो तेजाब अंदर होता है यानी कि H2SO4 एक आपका अम्ल हो गया। तो वो अम्ल जब बैटरी में डाली जाती है तो जो बैटरी का जो दोनों टर्मिनेटर ऊपर होते हैं, जो दोनों खूंटियां होती हैं प्लस माइनस का, उस पे आपने देखा होगा धीरे 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 व्हाइट कलर का जंग लग जाता है। तो वो जो है धीरे धीरे नट बोल्ट टर्मिनेटर को धीरे धीरे क्या करता है, खत्म कर देता है। तो इस प्रकार से चाहे वो बेस हो चाहे वो एसिड हो, ये दोनों मतलब नॉर्मल चीज, कपड़ा, लकड़ी या लोहा कुछ भी हो, ये उसको धीरे धीरे जो है नष्ट कर देते हैं। इसलिए इनको जो कंटेनर में रखा जाता है यानी कि कांच में रखा जाता है और बड़े बड़े कंटेनर बनाए जाते हैं, उसमें रखे जाते हैं। तो इस प्रकार से दो डिफरेंट हो गया। तीसरा डिफरेंट आपका ये है कि ये जो है एसिड जो होते हैं, ये आपके ब्लू लिटमस पेपर, ये नीले लिटमस पेपर को जो है लाल कर देते हैं। ये क्या करेंगे, ये मेन पहचान है जो हमने बताया था कल कि ये ब्लू लिटमस पेपर को क्या करेंगे, लाल कर देंगे। और जो हमारा बेस होगा ये इसका जस्ट अपोजिट होगा, ये क्या करेंगे, रेड लिटमस पेपर को ये नीला कर देते हैं। यानी जो एसिड होगा वह नीले लिटमस पेपर को क्या करेगा, लाल कर देगा, और ये लोग क्या करते हैं, बेस लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। तो चौथा प्रॉपर्टीज आपका इसमें कि क्षार के साथ क्रिया, यानी कि एसिड का बेस के साथ अगर हम रिएक्शन कराएं, तो कोई एसिड ले लीजिए, जैसे आपने HCl ले लिया और कोई आपने बेस ले लिया, और बेस में हमने क्या ले लिया, NaOH ले लिया। तो जब इनका रिएक्शन आप करेंगे तो आपको पता है कि जो एसिड होता है वो H+ देता है, हाइड्रोजन आयन देता है, और जो बेस होता है वो हाइड्रोक्साइड आयन देगा। तो ये OH और ये H दोनों मिल जाएंगे, तो यहाँ पे आपके क्या बन जाएंगे, H2O, और ये जो Na+ होगा, Cl- होगा, ये आपका हो जाएगा NaCl। तो ये आपका एक सॉल्ट बन गया और ये आपका जो है वाटर बन गया। तो आपने देखा कि अगर हमारा एसिड किसी बेस के साथ रिएक्शन करता है तो दो चीज बनाएगा, एक सॉल्ट बनाएगा और एक वाटर बनाएगा। इसके बहुत से रिएक्शन है, वो हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ लेंगे। और इसमें क्या है, इसमें भी वही रिएक्शन आएगा कि अगर कोई एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है, यानी यहाँ पे हो जाएगा बेस एसिड के साथ क्रिया। तो इसमें भी वही एग्जांपल आप दे सकते हैं, लेकिन आप दूसरा एग्जांपल ले लीजिए। यहाँ पे अम्ल में H2SO4 ले लीजिए, क्या ले लीजिए, H2SO4 ले लीजिए, और बेस में क्या ले लीजिए, KOH ले लीजिए। तो यहाँ पर क्या होगा, दो H+ निकलेंगे, तो यहाँ पे आपके दो वाटर बनने की पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे हमें बैलेंस करने के लिए दो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन लेना पड़ेगा, और इधर हो जाएगा हमारा K2SO4। तो इसमें क्या है कि आपका जो बेस है ये भी एसिड के साथ क्रिया करके सॉल्ट बनाएगा, वाटर बनाएगा, और जो एसिड है वो भी बेस के साथ क्रिया करके आपका सॉल्ट और वाटर बनाता है। तो ये एक स्पेशल रिएक्शन हो जाता है जिसको हम उदासीनीकरण बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो वो भी हम लोग पढ़ेंगे, और ये आप लोग जो है इसको स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। अगला पॉइंट है एक आपका इंपॉर्टेंट यहाँ पे कि एसिड का मेटल के साथ क्रिया, एसिड का
मेटल के साथ क्रिया, यानी जो आपका एसिड होता है वो आपका मेटल के साथ अगर रिएक्शन करेगा तो क्या करेगा, एक बार डेफिनेशन देख लीजिए कि जब कुछ एसिड ऐसे हैं कि वो मेटल से रिएक्शन करते हैं और सब मेटल नहीं ऐसे हैं कि रिएक्शन एसिड से कर लेंगे, तो कुछ स्पेशल मेटल होते हैं कि जो एसिड से रिएक्शन करेंगे तो क्या देंगे। आपको पता है कि जो एसिड होता है वो वाटर में डिजॉल्व होकर क्या देगा, H+ देगा। तो जब मेटल हमारा एसिड से रिएक्शन करेगा तो H+ देगा और वो H+ गैस में कन्वर्ट हो जाता है जिसको हम हाइड्रोजन गैस बोलते हैं। तो यहाँ पे पहले हम लेंगे सोडियम, क्या लेंगे, सोडियम। सोडियम एक आपका क्या मेटल है और इसका रिएक्शन जो है हम H2SO4 के साथ कराएंगे। तो ये H2SO4 जो है आपका ये एक्वस सॉल्यूशन है, इसको हम सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। और जब इसका Na से रिएक्शन होगा तो आपको पता है कि H2SO4 जो डाइप्रोटोनिक है यानी 2 प्रोटॉन देते हैं, तो यहाँ से 2 H निकलेंगे और इसके बाद वो H2 गैस बन जाएगा। तो जो चीज गैस बन जाती है उसका एरो हम ऊपर दिखा देते हैं। तो ये आपका हाइड्रोजन गैस हो गया। और इसके बाद जब SO4 के साथ इनकी बैलेंसिंग करेंगे तो यहाँ पे हमको Na2SO4 करना पड़ेगा और यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। तो ये जो आपका बना है ये सोडियम सल्फेट बना है, ये आपका सोडियम सल्फेट बना है। अब ये रिएक्शन कैसे होता है ये आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि अगर हम इस चीज को नहीं बताएंगे तो आप इस रिएक्शन को सीधे सीधे रटेंगे, तो रटना नहीं है। आपका क्या होता है कि ये H2SO4 की संरचना होती है, बच्चे आप लोग ध्यान से देखिए, ये H2SO4 की संरचना होती है। तो इसमें ये जो कंडीशन है ये आपका एसिड है, सबको पता है, ये प्लस और ये माइनस है, इधर ये प्लस है और इधर ये माइनस है। अब इसके बाद जब हम इसको किसी वाटर में घोल देंगे, इसका एक्वस सॉल्यूशन बना देंगे, तो ये आपका जो है SO4 इस तरीके से शो किया जाएगा और इसके बाद यहाँ पे 2H+ निकल जाएगा, ठीक है। तो ये तो एसिड की पहचान बता दिया। फिर क्या होगा, जो हमारा सोडियम होगा वो यहाँ पे ऑक्सीकरण का काम करेगा। किसका काम करेगा, ऑक्सीकरण का काम करेगा। तो ऑक्सीकरण में क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा, लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन बाय सोडियम मेटल। तो सोडियम मेटल जब एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा तो यहाँ प्लस लगेगा और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे हम लोग। अब हमको 2 सोडियम की जरूरत थी तो हमने 2 ले लिया, इसलिए यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2। अब क्या होगा कि ये जो H+ है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटॉन बोलते हैं, या आपको इसको क्या बोलना पड़ेगा, हाइड्रोजन आयन बोलना पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा, या तो हाइड्रोजन आयन बोलिए या प्रोटॉन बोलिए। अब क्या होगा कि जो 2H+ हमारे हैं, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन सोडियम ने दे दिए हैं, तो ये 1 हटा दीजिए। अब यहाँ पे 2H+ जो होंगे ये 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके H2 गैस बन जाएंगे। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर H+ जो है ये आपका हाइड्रोजन आयन है। एक बार फिर से हम लोग लिख दे रहे हैं, हाइड्रोजन आयन ने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अप चेन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अप चेन हो जाएगा। और सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया था तो वहां क्या हो रहा था, ऑक्सीकरण हो रहा था। तो इस प्रकार से H+ 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके हाइड्रोजन गैस बन गया। और ये दोनों चीजें आपकी जुड़ जाती हैं। जब ये दोनों चीजें जुड़ जाएंगी तो ये आपको हो जाएगा Na और SO4 डबल माइनस, और इनका जो प्रोडक्ट बनेगा वो Na2SO4 बन जाएगा। क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से आपकी जो बुक में क्लास 10th के बच्चे ध्यान दे रहे हैं, बहुत आपको हम इंपॉर्टेंट चीज बता दे रहे हैं कि आपको जो लोग पढ़ाए सीधे डायरेक्ट रिएक्शन पढ़ाएंगे कि एक एसिड होगा मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो मेटल सल्फेट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस को आपका बाहर कर देगा। लेकिन ये रिएक्शन होता कैसे है, एसिड ये है, एसिड में आपके H+ अलग होंगे, सल्फेट अलग हो जाएंगे। फिर जो सोडियम को हम डालते हैं तो सोडियम का वर्क क्या होता है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, उसको हम ऑक्सीडेशन प्रोसेस बोलेंगे।
और ऑक्सीडेशन में ऑक्सीकरण। इसके बाद जब आपका इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएगा तब ये धनायन हो जाएगा, यानी पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन दर फ्री हो जाएगा। इसके बाद जो H+ निकल रहा था एसिड का, वो इलेक्ट्रॉन को लेकर H2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर अपचयन का प्रोसेस हुआ है। अपचयन का मतलब रिडक्शन हुआ है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है और ऊपर जो है ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इसलिए हमने आपको बता दिया कि आप लोग जब हाई स्कूल के बाद 11th में जाएंगे तो आपको ये चीजें मिलेंगी। और कुछ बुक में, हाई स्कूल में जो बुक है उसमें भी कहीं कहीं ये चीज दिखाई गई है, लेकिन इसको लोग नहीं बताते, शॉर्टकट ये बता देते हैं कि अम्ल का रिएक्शन किसी धातु के साथ कराएंगे तो वो धातु लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। लेकिन कैसे रिएक्शन होता है इसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप अपने फिर नोट्स में कंप्लीट कर सकते हैं। और भी कुछ रिएक्शन हम लोग देख लेते हैं, जैसे Mg, मैग्नीशियम का रिएक्शन H2SO4 के साथ हमने कर दिया, ये एक्वस ले लिया। तो जब मैग्नीशियम का रिएक्शन H2SO4 के साथ करेंगे, अब आपको पूरी चीज क्लियर हो गई कि Mg इलेक्ट्रॉन देगा, Mg इलेक्ट्रॉन देगा, हाइड्रोजन यहाँ से ब्रेक रहेगा, तब वो Mg के साथ SO4 जुड़ जाएगा और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा। और इसका जो नाम हम लोग पढ़ेंगे वो मैग्नीशियम सल्फेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम सल्फेट हो जाएगा। इसके बाद अगर हम यहाँ पे जिंक ले लें, क्या ले लें? जिंक ले लें, और ये आपका क्या था? मैग्नीशियम था। तो जब जिंक का रिएक्शन हम H2SO4 या कुछ और भी आप ले सकते हैं और इनका रिएक्शन आप करेंगे तो जिंक SO4 हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा। तो ये जिंक सल्फेट हो गया। अब आपको क्या है कि बहुत चीज क्लियर हो गई है कि अब इसमें पूछा जाए कि एक क्वेश्चन होता है, मैग्नीशियम से मैग्नीशियम सल्फेट बन रहा है तो मैग्नीशियम का क्या हुआ होगा, यानी कि ऑक्सीकरण हुआ है या अपचयन हुआ है। तो मैग्नीशियम का अगर हम देखें तो यहाँ पर 0 चार्ज है और यहाँ पर +2 का चार्ज है। इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन का क्या किया है? लॉस किया है। तो जो 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है उसको हम लोग ऑक्सीडेशन प्रोसेस बोलते हैं या हिंदी में ऑक्सीकरण की क्रिया बोलते हैं। तो ये सब चीजें हो गई। और इसके बाद हम एक क्वेश्चन बना रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि पेपर में आता है कि क्या होता है जब जिंक ऑक्साइड की क्रिया HCl के साथ होती है। क्या होता है जब जिंक ऑक्साइड की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक के साथ होती है? तो ये जिंक ऑक्साइड है और ये HCl है। जिंक आप यहां लिखेंगे ऑक्साइड और HCl यहां लिखेंगे। अब पेपर में आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जिंक ऑक्साइड प्लस HCl गिव्स, रिएक्शन को कंप्लीट करिए। या आपसे पूछा जा सकता है क्या होता है जब जिंक ऑक्साइड की क्रिया HCl के साथ होती है। इंग्लिश में भी पूछ सकता है व्हाट द हैपेंस जिंक ऑक्साइड रिएक्ट विद HCl। तो इसको कैसे आप करेंगे, इसमें से देखिए जो आपको पता है कि ये प्लस में है और ये चीज माइनस में है। यहाँ पर ऑक्साइड आपका माइनस में होगा, जिंक आपका प्लस में होगा। तो जब भी आपका रिएक्शन होगा तो HCl जो हमारा ये क्या है? एसिड है। ये क्या है? एसिड है। तो एसिड का काम है H+ को देना। तो ये अच्छा, इनकी बैलेंसी भी 2 होती है। तो कुल मिलाकर जो जिंक है ऑक्साइड से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? जिंक क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये 2 क्लोरीन है तो यहाँ 2 करना पड़ेगा बैलेंसिंग के लिए। 2 H+ निकलेंगे तो वो ऑक्सीजन के साथ वाटर बना लेंगे। तो ये आपका जिंक क्लोराइड जो है ये आपका एक क्या हो गया? सॉल्ट हो गया। और ये तो आपका वाटर है ही है। तो आपने देखा कि अगर किसी धातु ऑक्साइड हो या मेटल ऑक्साइड हो, उनसे अगर एसिड का रिएक्शन होता है तो भी वो क्या होंगे? सॉल्ट और वाटर बनेंगे। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर कोई चीज नीचे आपको नहीं समझ में आता, रिएक्शन नहीं क्लियर होती है, तो आप कमेंट करके हमसे जरूर पूछिए कि सर रिएक्शन में क्या था, क्या प्रोसेस था, कैसा ऑक्सीडेशन रिडक्शन। आप कमेंट करके बिल्कुल पूछ सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे
उदासीनीकरण अक्रिया, उदासीनीकरण अक्रिया, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन ऑफ रिएक्शन, या उदासीनीकरण की अक्रिया बोलते हैं, या उदासीनीकरण अक्रिया बोलते हैं। तो न्यूट्रलाइजेशन ऑफ रिएक्शन में क्या होता है कि आप बहुत ध्यान से देखिए, इसमें एक एसिड होगा और एक बेस होगा, और इनका रिएक्शन जब हम करेंगे तो एक सॉल्ट तैयार होगा और एक वाटर तैयार होगा। जब किसी एसिड की रिएक्शन हम बेस के साथ करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्लास 10th के लिए, बहुत बार पेपर में पूछा गया है कि जब हम किसी एसिड का रिएक्शन किसी बेस के साथ करते हैं तो हमको सॉल्ट और वाटर बनता है। एग्जाम्पल अभी आप मत करिए, एग्जाम्पल में कोई दिक्कत नहीं है, आप अगर इसको समझ जाएंगे तो एग्जाम्पल आप खुद बना सकते हैं, क्योंकि हमको वो मतलब बुक वाली लैंग्वेज नहीं करनी है, रटनी है कि हमको HCl NOH रटना नहीं। यहाँ पे उदासीनीकरण क्रिया जो है, एक क्या बोलता है कि उदासीनीकरण है क्या, तो ध्यान से देखिए, एसिड का मतलब है H+ का देना, बेस का मतलब है OH- का देना। तो एक एसिड एक बेस के साथ जब रिएक्शन करेगा तो जब ये H+ दे रहे हैं, ये OH- दे रहे हैं, तो कुल मिला के यहाँ पे जो बनता है वो चीज न्यूट्रल होता है। वो चीज क्या होता है? न्यूट्रल होता है। तो न्यूट्रल प्रोडक्ट के कारण इसी को हम बोलते हैं उदासीनीकरण क्रिया, यानी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अच्छा, एक चीज और, जब एसिड और बेस का रिएक्शन हम करेंगे तो सॉल्ट और वाटर बनेगा, तो यहाँ पे जो है कुछ हीट निकलेगा, कुछ क्या होगा? हीट निकलेगा। हीट का मतलब हो गई उष्मा, यहाँ पर कुछ उष्मा निकलेगी, तो इसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन ऑफ हीट, उदासीनीकरण उष्मा। ठीक है, तो यहाँ पर जब किसी भी एसिड बेस को रिएक्शन में आप करेंगे तो सॉल्ट वाटर तो बनेगा, लेकिन उनके साथ कुछ हीट रिलीज होती है, हीट निकलती है। तो जब हीट निकलेगी तो उसी को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन ऑफ हीट। ठीक है, अब क्या है, एग्जाम्पल कर लेते हैं, बहुत आसान एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में क्या करना है कि एसिड, कोई भी एसिड आप ले लीजिए, मान लिया आपने ले लिया, एसिड में ले लिया HNO3 ले लिया। HNO3 को हम लोग बोलते हैं नाइट्रिक एसिड बोलते हैं। अब HNO3 के साथ कोई बेस आप ले लीजिए। बेस में जैसे आपने क्या ले लिया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लिया। तो जब आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेंगे तो आपको पता है ना कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में OH निकलेगा, HNO3 में H+ में निकलेगा। तो जब ये H+ देना चाहेंगे तो इनका जो H+ होगा और इनका जो आपका OH- होगा, ये दोनों लोग जुड़ जाएंगे। तो जब यहाँ से H+ जाएगा तो NO3 के ऊपर क्या होगा? माइनस, और इनके ऊपर क्या है? माइनस ही है, तो ये प्लस हो गए। तो ये H+ और ये OH मिलके आपके क्या बन गए? वाटर बन गए। ये क्या बन गए? वाटर बन गया। और इसके बाद ये आपका पोटेशियम प्लस और NO3-, ये आपका KNO3 बन गया। तो इसको हम लोग बोलते हैं पोटेशियम नाइट्रेट। इसको क्या बोलेंगे? पोटेशियम नाइट्रेट। और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे आपने HCl ले लिया और NaOH ले लिया, सबसे सिंपल रिएक्शन है ये। और HCl में क्या होगा आपको पता होगा, ये माइनस है और ये प्लस है, तो प्लस माइनस जोड़ेंगे, यहाँ वाटर बनेगा, और Na और Cl आपके दोनों जुड़ जाएंगे, तो ये आपका NaCl बन गया। तो ये एक तरफ ये सब सॉल्ट है, ये सब क्या है? सोडियम क्लोराइड साल्ट है, पोटेशियम नाइट्रेट साल्ट है, और ये आपका वाटर है। तो ये सभी रिएक्शन जो है आपके क्या है? ये सभी रिएक्शन आपके उदासीनीकरण क्रिया का रिएक्शन है, यानी न्यूट्रलाइजेशन ऑफ हीट।
जो उसमें निकलेगी। अब इसको आप लोग लिखेंगे कैसे डिफिनीशन में, बहुत सिंपल है। जब एक एसिड किसी बेस के साथ रिएक्शन करता है तो सॉल्ट और वाटर बनता है, तो इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। इंग्लिश मीडियम में लिखना हो तो द एसिड इज रिएक्ट टू बेस देन फॉर्मेशन ऑफ द सॉल्ट एंड वाटर, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन ऑफ रिएक्शन। काम खत्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप हिंदी में लिख रहे हो चाहे आप इंग्लिश में लिख रहे हो। क्यों? क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हमारी थ्योरी ऑटोमेटिक बननी है। हमको थ्योरी से कॉन्सेप्ट नहीं बनाना, हमें कॉन्सेप्ट पढ़ना है। कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद हमारा सब कुछ क्लियर है, हम उसको हिंदी में लिखेंगे इंग्लिश में लिखेंगे। तो ये सब आपके रिएक्शन हो गए, एग्जांपल हो गए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब एसिड बेस आपका फिनिश हो गया है। अब हम लोग पढ़ेंगे सॉल्ट। क्या पढ़ेंगे? सॉल्ट। तो जब सॉल्ट पढ़ रहे हैं तो अब हमको पता है कि एसिड हमारा क्या है, बेस क्या, दोनों चीजें क्लियर हो गई। सॉल्ट में क्या होगा कि जैसे ए और बी एक आपका सब्सटेंस है और इनका जो है रिएक्शन आपने कर दिया किसी सॉल्वेंट के साथ, और ये सॉल्वेंट अगर हम वाटर ले लें तो कोई गुनाह नहीं है, क्योंकि वाटर से अच्छा सॉल्वेंट कहीं मिलना नहीं है। ठीक है, तो हमारा जो वाटर है एक सॉल्वेंट का काम करेगा। सॉल्वेंट मतलब विलायक। अब इस कंपाउंड को या इस सब्सटेंस को हम वाटर में अगर डिसॉल्व कर दें और ये प्लस और बी माइनस में अगर ब्रेक हो जाए तो जो ए प्लस होगा इसको हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव कैटायन, इसको बोलेंगे पॉजिटिव आयन बोलेंगे। कैटायन मतलब लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको बोलेंगे नेगेटिव आयन। तो इसी को ही हम लोग कैटायन भी बोलते हैं और इसको हम लोग एनायन बोलते हैं। क्लियर हो गया? जो कैटायन होता है ये आपका क्षारीय मूलक होता है। ये क्या होता है? क्षारीय मूलक होता है। यानी कि इंग्लिश में अगर हम इसको पढ़ें तो ये बेसिक रेडिकल होगा। और ये जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं अम्लीय मूलक। क्या बोलते हैं? अम्लीय मूलक। अम्लीय मतलब एसिडिक रेडिकल। क्लियर हो गया? तो सॉल्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, सॉल्ट से हम लोग कहां पहुंच गए? रेडिकल की बात कर रहे हैं, मूलक की बात कर रहे हैं। तो ये जो हमारा सब्सटेंस है, अगर यही सब्सटेंस हमारा प्लस और माइनस में ब्रेक होता है तब हम इसको क्या बोलते हैं? सॉल्ट बोलते हैं। ठीक है, और ये सॉल्ट में बेसिक रेडिकल और एसिडिक रेडिकल की प्रॉपर्टीज आनी चाहिए। एक चीज और हम आपको बता दें कि कुछ लोग ये चीज पढ़ा देंगे कि जैसे HCl है और H प्लस और Cl माइनस में ब्रेक हो गया। ठीक है, तो यहाँ इसका एग्जाम्पल यहाँ से कोई लेना देना ये नहीं है, क्योंकि ये जो कंपाउंड है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और H प्लस में ब्रेक हो रहा है, Cl माइनस में ब्रेक हो रहा है, यानी कि प्लस माइनस यहाँ हमने लिखा है तो यहाँ प्लस माइनस है। तो ये मत कहिएगा कि ये आपका सॉल्ट है, क्योंकि जो सॉल्ट बनता है, सॉल्ट में जो बॉन्ड होता है वो आयनिक बॉन्ड होता है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होता है। उसमें जो बॉन्ड बनता है वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। यहाँ पे आपका शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना है। तो ये एग्जाम्पल जो है यहाँ पे मान्य नहीं होगा। जैसे कुछ लोगों से जब हम पूछते हैं बच्चों से कि बेटा सॉल्ट क्या है, तो वो साफ डेफिनेशन देते हैं कि वे कंपाउंड जो प्लस माइनस में ब्रेक हो जाए वे सॉल्ट होते हैं। तो यहाँ पर ये सब्सटेंस आपका प्लस माइनस में ब्रेक हो रहा है तो ये सॉल्ट तो है, लेकिन हर कंपाउंड सॉल्ट नहीं होगा। जैसे कि अभी हमने आपको HCl का एग्जांपल दिया कि HCl को अगर हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो H प्लस में और Cl माइनस में हो जाता है। तो ये डिफिनेशन हर जगह लागू नहीं हो पाएगा, इसलिए हम इस परिभाषा को यहाँ पे क्लियर नहीं मानेंगे। हाँ, ये मानेंगे कि अगर कोई सब्सटेंस है उसको आपने विलायक में डिसॉल्व कर दिया या वाटर में डिसॉल्व कर दिया तो वो प्लस और माइनस में अगर आ गया और एक क्षारीय मूलक की प्रॉपर्टीज देगा, एक अम्लीय की मूलक देगा, तब उसको हम सॉल्ट बोलेंगे। और सॉल्ट में क्या होता है कि ये जो A और B होते हैं
इन ए और बी के बीच में प्लस और ये माइनस, इनके बीच में जो बॉन्ड होता है वो आयनिक बॉन्ड होता है। और ये जो बॉन्ड बनते हैं ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनते हैं। ये जब 11th में आप लोग जाएंगे यानी हायर क्लास में, तब आपको पता चलेगा कि ये बॉन्ड कैसे बनते हैं। और या तो फिर आप 9th में भी पढ़े हैं कि बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड कैसे बनते हैं। तो 9th का जो चैप्टर है बॉन्डिंग का, वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट आ जाता है कि आयनिक बॉन्ड हमारा कैसे बनता है। तो आयनिक बॉन्ड क्या होता है, उसमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन का काम होता है, इसलिए वो बॉन्ड प्लस माइनस में ही ब्रेक होते हैं। अब यहाँ पे एक एग्जांपल हम दे दें आपको, सबसे सिंपल एग्जांपल NaCl है। NaCl को हम लोग बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, और इसी को हम सिंपल सॉल्ट यानी साधारण नमक बोलते हैं। ये हमारे घरों में बड़े आराम से मिल जाएगा। तो ये आपका सोडियम क्लोराइड है, और साधारण नेम यानी सिंपल नेम में बोलेंगे तो साधारण नमक बोलेंगे, ठीक है। अब इसको जब वाटर में हम मिलाएंगे तो देखिए ये पहले सॉलिड होगा, ये पहले क्या होगा, सॉलिड होगा। जब इसको वाटर में डालेंगे हम तो ये Na+ होगा, और ये आपका Cl- होगा। तो ये जो Na+ हो गया आपका सोडियम आयन हो गया, यही हमारा क्षारीय मूलक होगा। और ये जो क्लोराइड आयन है हमारा, ये क्या है, क्लोराइड आयन जो है हमारा, ये हमारा एसिडिक रेडिकल हो जाएगा। ये हम आपको बता दे रहे हैं इसलिए क्योंकि इस वीडियो को अगर कोई इंटर का बच्चा देखेगा या कोई कंपटीशन का बच्चा देखेगा तो कम से कम उनका भी बेनिफिट हो कि वो कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ देख रहे हैं। और हाई स्कूल का तो ऑलरेडी बेनिफिट यह है ही है। जब किसी साल्ट को हम वाटर में डिजोल्व करेंगे तब वो प्लस और माइनस में ब्रेक होगा। क्यों ब्रेक होगा, क्योंकि उनके बीच में आयनिक बॉन्ड है और वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, तभी वो आपके आयनिक कंपाउंड कहलाएंगे। अदरवाइज हर कंपाउंड में हम ये डिफिनेशन नहीं थोप सकते कि वो प्लस माइनस में ब्रेक होंगे तो आयनिक होंगे, नो। उनके बीच में आयनिक बॉन्ड होना चाहिए, और आयनिक बॉन्ड को हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। एक बार फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं कि जो आयनिक बॉन्ड होता है वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। जो बच्चे 9th में नहीं पढ़े हैं या भूल गए हैं वो इस चीज को ध्यान रखेंगे कि जो आयनिक कंपाउंड वही होंगे जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनते हैं। जैसे NaCl में Na का एक इलेक्ट्रॉन Cl के पास जाता है, तो यहाँ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, बॉन्ड बनता है। ये फिलहाल हम केमिकल बॉन्डिंग के चैप्टर में बताएंगे। आपसे कोई पूछे बेसिक रेडिकल क्या होते हैं, एसिडिक रेडिकल क्या होते हैं, तो पहली पॉइंट आपको ध्यान रखना, जब किसी रेडिकल के ऊपर या किसी आयन के ऊपर अगर पॉजिटिव का चार्ज हो तो पॉजिटिव का चार्ज होगा तो उसको हम बेसिक रेडिकल कह देंगे, और अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो उसको हम एसिडिक रेडिकल कह देंगे। अच्छा, अब बात आती है कि हम प्लस वाले को बेसिक रेडिकल क्यों कहेंगे और माइनस वाले को एसिडिक रेडिकल क्यों कहेंगे। तो बहुत ध्यान से सुनिए कि जब ये प्लस होगा, ये प्लस है, और इसको हम बेसिक रेडिकल क्यों कह रहे हैं, बेसिक मतलब क्षारीय मूलक क्यों कह रहे हैं, तो प्लस अगर है तो ये किसी माइनस को अट्रैक्ट करेगा, और माइनस कौन होता है, हाइड्रोक्साइड आयन का डिफिनीशन वहां से हमको जोड़ना पड़ेगा। जो हाइड्रोक्साइड आयन होता है वो निगेटिव होता है, और हाइड्रोक्साइड आयन कहाँ मिलेगा, जहां क्षार होगा। तो ये प्लस क्षार के लिए अट्रैक्टिव रहता है, इसलिए इसको हम क्षारीय मूलक कहते हैं। और इसके ऊपर माइनस है, Cl- है, तो ये कहाँ जाएगा, जहां H+ मिल जाएगा, समझ गए ना। तो H+ जहां मिलेगा वो अम्ल से मिलेगा, तो ये अम्ल की तरफ भागेंगे, ये क्षार की तरफ भागेंगे, यानी कि ये OH- की तरफ जा रहे हैं, ये H+ की तरफ जा रहे हैं। तो ये जो है अम्लीय मूलक कहलाएंगे और ये क्षारीय मूलक कहलाएंगे। तो ये आपका जो आपका आज का लेक्चर है आपका फिनिश होता है। कल हम आपका एक नया लेक्चर लेकर आएंगे, लेक्चर 3rd होगा, उसमें हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्ट। साल्ट आपके टोटल 6 प्रकार के होते हैं। सिंपल साल्ट होता है, एसिडिक साल्ट होता है, बेसिक साल्ट होता है, मिक्स्ड साल्ट होता है, डबल साल्ट होता है, और कॉम्प्लिकेटेड साल्ट होता है। तो ये आज का लेक्चर है, आप इसको देखिए, और अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, और इसका फेयर कॉपी आप स्क्रीनशॉट लेकर जरूर बनाते रहें, जिससे कि आपको एग्जाम में रिवीजन करने में प्रॉब्लम ना हो।